हाँ भाई, नमस्कार। तो अभी कुछ समय पहले आपको बताया था अपना नेक्स्ट जो अध्ययन का बिंदु रहेगा वो रहेगा नेशनल इनकम। और देखो, नेशनल इनकम क्योंकि आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, इसलिए पढ़ाऊंगा तो पूरा ही, लेकिन अभी जो आधे घंटे में अपनी बात होगी ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन उनमें से ही आएगा। ये तो मैं नहीं, मेरा तजुर्बा बोलता है। क्वेश्चन तो अभी आगामी आधे घंटे में जो भी अध्ययन आप करोगे वहीं से आना है, लेकिन पढ़ाएंगे पूरा। कल को आप ये नहीं कहेंगे साहब हमारे सिलेबस में राष्ट्रीय आय था तो आपने क्यों नहीं पढ़ाया। अब कौन से खंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना न के बराबर रहेगी? राष्ट्रीय आय का सैद्धांतिक पक्ष, राष्ट्रीय आय क्या होती है, ये कैसे कैलकुलेट होती है, इसमें क्या जोड़ेंगे क्या नहीं जोड़ेंगे, राष्ट्रीय आय की क्या अवधारणाएं होती है, तो मुझे नहीं लगता यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कोई आना चाहिए। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड बात है पहले उसको निवृत्त करिए। आप हेडिंग लगाइए राष्ट्रीय आय और इनको पॉइंट वाइज लिखना। ये सारी बातें जो हैं इनको पॉइंट वाइज लिखना। और अगर आपने कंपटीशन एग्जाम के पेपर्स देखे हैं तो आप खुद महसूस करोगे कि यहां से ही एग्जाम में क्वेश्चन आया है। पहला पॉइंट, हेडिंग राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, भारत के लिए राष्ट्रीय आय का भारत के लिए राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान 1868 में 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया। पॉइंट नंबर 2, दादा भाई नौरोजी ने लगाया। दूसरा पॉइंट, इस समय भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपए थी। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपए थी। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। टू बी चेंज। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान 1930-31 में
डॉक्टर वी के आर वी राव, डॉक्टर वी के आर वी राव ने लगाया था। भारत के लिए राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान 1930-31 में डॉक्टर वी के आर वी राव ने लगाया था। बताना बाकी है। वी के आर वी राव ने लगाया। देखो एक बात और बढ़ाइए इसमें, इस समय भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 62 रुपीज 62 रुपए थी। तो देखिए ये जो तीनों बातें है ना, 1, 2 और ये तीन एग्जाम में अनंत बार पूछी जा चुकी हैं। भारत के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने और कब लगाया? तो नौरोजी ने 68 में लगाया, 1868 में। और नौरोजी की प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखो पहला अनुमान तो लगाया किसने? नौरोजी ने। और पहला वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया? इन दोनों में अंतर क्या है? देखो अध्ययन के दो तरीके होते हैं, एक तो प्रॉपर और एक नॉन प्रॉपर, यानी एक तो वैज्ञानिक और एक अवैज्ञानिक, या मान लीजिए अंश से पूर्ण की ओर और पूर्ण से अंश की ओर, अंश से पूर्ण की ओर और पूर्ण से अंश की ओर। राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, आप सैंपलिंग के आधार पर, सैंपलिंग तो समझते हो ना, प्रतिदर्श। जैसे ये क्लासरूम इंडिया है और आप ही इंडियंस हो, तो आपकी सबकी इनकम तो पूछे नहीं। सैंपल का मतलब, प्रतिदर्श का मतलब आप में से 5 को चुन लें और आपकी 500 की इनकम पूछ लें, 500 की इनकम को जोड़ दें और 5 का भाग दे दें, तो एक आदमी की औसत इनकम आ गई। और उस औसत इनकम को आप सभी की संख्या से क्या कर दें? गुणा कर दें, तो देश की आय आ गई। तो एक तरीका तो क्या हो सकता है? सैंपलिंग के आधार पर सबसे पहले क्या करें? प्रति व्यक्ति आय की गणना करें और उस आय को देश की जनसंख्या से क्या करें? गुणा, और फिर ये बताएं कि ये देश की राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम है। इस मेथड को तो बोलते हैं अंश से पूर्ण की ओर। क्लियर है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सबसे पहले राष्ट्रीय आय का पता करें और उसमें देश की जनसंख्या क्या दें? भाग दें, और फिर ये बताएं कि ये आपके देश की प्रति व्यक्ति आय है। तो ये है पूर्ण से अंश की ओर। तो ये काम तो सबसे पहले किया था इसने, और ये काम सबसे पहले किया था इसने। समझ में आ गई क्या? नहीं समझ में आई? अरे यार, एक तो आप ऐसा पता करें कि आपके परिवार के 10 लोग हैं और 10 लोगों में से 2 की इनकम पता कर ली, औसत आय को 10 से गुणा कर दिया। तो पहला तरीका यही तो है भाई। आप सबसे पहले क्या करें? प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करें, और जो भी प्रति व्यक्ति आय है उसको देश की जनसंख्या से क्या करें? और फिर ये बताएं कि ये देश की आय है। दूसरा तरीका क्या है? सबसे पहले राष्ट्रीय आय पता करो और उस राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या क्या क्या दो, और फिर ये बताओ कि ये प्रति व्यक्ति आय है। तो दो अलग अलग तरीके नहीं हुए क्या? तो ये तो हो गया अंश से पूर्ण की ओर, ये हो गया पूर्ण से अंश की ओर। तो इन दोनों तरीकों में ये अधिक लॉजिकली और साइंटिफिक तरीका माना गया है। समझ में आ गई क्या? इसको लिख ही लो आप, थारो भरोसों को नहीं। नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राष्ट्रीय आय का, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, जबकि राव ने राष्ट्रीय आय के आधार पर, जबकि राव ने
राष्ट्रीय आय के आधार पर प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। राष्ट्रीय आय के आधार पर प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। बोलो अब तो समझ में आ गई क्या? और एक चीज और मैं चाहता हूं आपसे, मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं आपका हूं पढ़गुरु। पढ़गुरु का मतलब समझते हो क्या? दादा और पड़दादा, यानी बाप का भी बाप। तो मैं ये चीज चाहता हूं कि आपकी क्लास की तुलना YouTube सुविधा है विभिन्न क्लासों से करें। और ये बात मैं नहीं बोलता, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। इसको घमंड मत मानना, इसको स्वाभिमान मानना। एक ही सही औरों से आपको एक्स्ट्रा चीज मिलेगी, ये तो मेरा दावा है। एक ही सही औरों से आपको एक्स्ट्रा चीज मिलेगी। हर टॉपिक में आप ये चीज वेरीफाई कर सकते हैं, खुली छूट है आपको, ओपन चैलेंज। पढ़गुरु का मतलब XYZ कोचिंग्स में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो किसी जमाने में मुझसे पढ़ चुके हैं, समझ गए क्या? तो थोड़ा सा मैं ये चाहता हूं कि आप फेथ रखिएगा। मार्केट में जो भी अध्ययन सामग्री है, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं कोई खामियां हो, तो उन खामियों को आप नहीं पहचान पाओगे। और ये चीज मैं आपको और एश्योर कर दूं, एज ए स्टूडेंट आप जितना पढ़ते हो, आपसे डबल आज तक मैं पढ़ता हूं। आज से डबल मैं आज तक पढ़ता हूं, क्योंकि मैं अकेला हूं और आपकी संख्या ज्यादा है। तो आपके लिए मेहनत एक टीचर करता है, ताकि वो अपने आप को क्या सुनना महसूस करे, बढ़ाएला, बढ़िया मास्टर हो। समझ गए क्या? अंतिम निष्कर्ष तो यही है। तो बोलो ये बात समझ में आ गई क्या वैज्ञानिक? और ये अब नोट लगाकर एक क्वेश्चन लिखिए। और नोट का मेरा मतलब ये राष्ट्रीय आय का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन 6ठी क्लास से लेकर और IAS तक कहीं भी पूछा जा सकता है। आप लिखिए पहले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक समाजवादी, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक समाजवादी किसे माना जाता है? एक आदमी का नाम। किस विद्वान को इंटरनेशनल लेवल पर साइंटिफिक सोशलिज्म या वैज्ञानिक समाजवाद की संज्ञा दी गई है? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम भी कोष्टक में लिखिए, दास कैपिटल। देखो ये इतना विद्वान और इतना नामिक आदमी क्यों है? हर व्यक्ति को वर्तमान स्थिति और वर्तमान लेवल नजर आता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आदमी ने प्रयास क्या किया है वो कोई नहीं जानता। बागवा पिक्चर देखी आपने? बागवा अमिताभ बच्चन की। तो जो बागवा पिक्चर है ना, वो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से दास कैपिटल की ही कॉपी है, आंशिक रूप से। ये कार्ल मार्क्स जर्मनी का विद्वान था और इसके जमाने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पूंजीपतियों का आधिपत्य था, और पूंजीपति श्रमहारा वर्ग का शोषण करते थे। तो इस आदमी ने सबसे पहले ऑब्जेक्शन किया कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे देशों में समाजवाद आना चाहिए और पूंजीवाद का खंडन होना चाहिए। और कारण और परिणाम में इस प्रकार का रिलेशन बताया जैसे कि वो कोई विज्ञान की विधि का प्रयोग कर रहा हो। इसलिए तो इसको वैज्ञानिक समाजवादी बोलते हैं। और इसकी इतनी दुर्गति हुई थी, अंत में इसकी अंतिम यात्रा में सिर्फ 7 आदमी गए थे। इसका जो विरोधी स्वभाव था, इसके कारण वर्ल्ड में कुल मिलाकर 8 देशों ने इसको देश निकाला दिया था। क्योंकि आपके कंट्री में मान लीजिए पूंजीवाद है और आप पूंजीवाद का खंडन कर रहे हैं, तो आपको देश निकाला दिया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। आज तो चलो ग्लोबलाइजेशन एक अलग स्थितियां हैं, लेकिन उस जमाने की बात करें तो ऐसा नहीं था। तो 8 देशों से देश निकाला दिया जाए तो आदमी की आर्थिक स्थिति कैसी हो जाएगी? बद से बदतर। यानी इसके पास कुछ सामान नहीं बचा। और इसका अंतिम प्रकरण, इसके घर में खाली एक चांदी की चम्मच बची थी और इसकी छोटी बेटी और बड़ी बेटी में एज गैप था। बड़ी बेटी शादीशुदा होकर दूसरे घर चली गई और छोटी बेटी छोटी थी। तो इसकी छोटी बेटी को बुखार होती है
तबीयत खराब होती है तो इसकी वाइफ वो चांदी की चम्मच इसको देती है कि इसको बेचकर बिटिया के लिए दवा दारू की व्यवस्था करो, यानी इसका स्वास्थ्य सुधारो। और ये उसी अड़ियलपन का आदमी तो ये लाइब्रेरी की ओर से गुजर रहा होता है, यानी ट्रीटमेंट के लिए जहां जा रहा है उसके बीच में एक लाइब्रेरी आती है, और जब ये घर से निकलता है तो बहुत तेज आंधी और बारिश का दौर शुरू हो जाता है। अब इसके कदम रुकते हैं और ये मेडिकल पर न जाकर या संबंधित व्यक्ति के पास न जाकर उस लाइब्रेरी में चला जाता है और चांदी की चम्मच बेचकर और रिम बोलते हैं ना, कागज, वो खरीदता है। और वहीं बैठा बैठा इसने दास कैपिटल को लिखा, वहीं बैठा बैठा। और दास कैपिटल के बारे में एक बात और मानी जाती है, कौन सी ख्याति प्राप्त पुस्तक निष्कर्ष रहित है, तो उसका जवाब भी क्या होगा, दास कैपिटल। कारण बारिश का दौर था, दास कैपिटल इसने लिखी और इसके पीछे से इसकी बेटी का देहांत हो जाता है और इसकी वाइफ सुसाइड कर लेती है, और लिखते 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 ये भी ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाता है, यानी इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और लास्ट में जो इसने पन्ने लिखे वो हवा के वेग के कारण उड़ते हुए बाहर आ जाते हैं और बारिश के पानी से धुल जाते हैं। तो लास्ट के निष्कर्ष के पन्ने इसके नहीं मिले, और जब इसकी मृत्यु हुई तो सरकारों ने विरोध किया। इसकी अंतिम यात्रा तक में 6-7 आदमी शामिल हुए थे और इसकी बेटी उनमें से एक थी। ठीक है, तो इसकी मृत्यु के बाद जब उनके विचारों को पढ़ा गया तब यह महसूस किया गया ये तो विद्वान और बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। 8 किताबें हैं दास कैपिटल की, यानी इतनी इतनी मोटी 8 वॉल्यूम है। तो इसकी मृत्यु के बाद में इसको विश्व ने समझा कि कहीं ना कहीं ये आदमी दबंग था और इसकी कही गई हर बात सही है। तो मृत्यु के बाद में इसकी पूजा हुई, जब तक जिंदा था तब तक कुछ नहीं था। आपको और हमें ऐसा नहीं करना है, लेकिन तो ये एक सामान्य बात याद आ गई जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए लिखवा दी। अपना दिन का राष्ट्रीय आय का बिंदु है, उसका पार्ट ये नहीं था। अब देखो, सबसे पहला अनुमान हो गया। अब देश की होती है आजादी। अब देश की क्या होती है, तो आजादी के बाद यही काम करने के लिए क्या किया गया, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 1949 में राष्ट्रीय आय समिति 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जिसके एकमात्र अध्यक्ष प्रोफेसर पीसी, जिसके एकमात्र अध्यक्ष प्रोफेसर पीसी महालनोबिस थे। 19 दिसंबर 2021 को यह क्वेश्चन पूछा गया है। संगणक का एग्जाम लगा था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाता है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का एकमात्र अध्यक्ष कौन था, तो पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया, तो 1949। तो आजादी के बाद राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए इस आदमी की अध्यक्षता में यह समिति बनी। अब जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह कोई स्थायी संस्था नहीं थी, यह काम चलाने का एक तरीका मात्र था। जैसे आज आप और हम यहां पढ़ रहे हैं, कल मान लीजिए दूसरे क्लासरूम में पढ़ें, परसों मान लीजिए किसी दूसरी बिल्डिंग में पढ़ें, तो अध्ययन का काम तो हो रहा है, लेकिन वो बिना सिस्टमेटिक हो रहा है। तो ये जो आदमी था महालनोबिस, ये अपने जमाने का एक निस्वार्थभावी व्यक्ति था, प्लस इंटेलिजेंट व्यक्ति था,
और इसमें राष्ट्रवाद की भावना थी। तो इसने भारत सरकार को यह बोला कि आपने इस संस्था के माध्यम से हमें जो काम दिया है वो काम प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, इसलिए ज्यादा उचित है आप इस संस्था को तो कर दो भंग और इसके स्थान पे कोई स्थायी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। अगर ये स्वार्थी होता तो ये समिति का अध्यक्ष बना रहता और माल लूटता रहता, काम करता रहता, लेकिन इसका स्वभाव ऐसा नहीं था। सरकार ने इसकी बात को माना और यही कारण है कि आज तक इसका जो बर्थडे है 29 जून, इस तारीख को आज तक भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अरे यार हद ही कर दी। मान लो भी तो देखिए ये तो पहला पड़ाव और ये आजादी के बाद का पड़ाव। तो आजादी के बाद में एक ही बात याद रखना। और अब आप लिखिए वर्तमान। यानी सबसे पहले अनुमान, आजादी के बाद अनुमान और आज अनुमान। क्लियर है? अब ये जो आज का अनुमान है ना, इसको आप ढंग से समझना, क्योंकि आपको ऑप्शन एनएसओ भी मिल सकता है और आपको ऑप्शन सीएसओ भी मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसका जवाब होगा। मैं बताऊंगा इसके पीछे रीजन क्या है। आप लिखिए वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान, वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 1951 में महालनोबिस की सिफारिश पर, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 1951 में महालनोबिस की सिफारिश पर सीएसओ की स्थापना की गई। सीएसओ की स्थापना की गई। यही कारण है कि कौन सा कारण? महालनोबिस की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना। यही कारण है कि महालनोबिस के जन्म दिवस 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, एक बार अब लिखवाऊंगा। स्थापना के समय सीएसओ का नाम, स्थापना के समय सीएसओ का नाम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था। स्थापना के समय सीएसओ का नाम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था, मींस सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सांख्यिकी संगठन। लेकिन बाद में क्या लिखा है मैंने? ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था, यानी राष्ट्रीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बाद में इसका नाम बदलकर
इसका नाम बदलकर, बाद में इसका नाम बदलकर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया। टू बी चेंज। और हाल ही में 23 मई 2019 को 23 मई 2019 को सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर, सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर एनएसओ, सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर एनएसओ की स्थापना की गई है। एनएसओ की स्थापना की गई है। बोलो क्लियर है? ये बात पहले भी आपको बता चुका। सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर एनएसओ स्थापित किया गया। अब आगे की जो भी बात आप लिखोगे ना, वो लिखोगे सीएसओ के बारे में, क्योंकि आज की स्थितियां अलग है, लेकिन स्थापना के बाद तो अलग था ही। तो आप लिखिए नेक्स्ट। सीएसओ ने राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सीएसओ ने राष्ट्रीय आय का अनुमान, राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान, सॉरी, सीएसओ ने राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान 1955-56 के वित्त वर्ष का, 1955-56 के वित्त वर्ष का लगाया। 1955-56 के वित्त वर्ष का लगाया, जिसे राष्ट्रीय आय के इतिहास में, जिसे राष्ट्रीय आय के इतिहास में, जिसे राष्ट्रीय आय के इतिहास में श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर की संज्ञा दी गई। श्वेत पत्र अथवा व्हाइट पेपर की संज्ञा दी गई। देखो इसका मतलब यह है, भले ही सीएसओ की स्थापना 51 में हो गई थी, लेकिन 1954 तक यह काम सीएसओ को शिफ्ट नहीं किया गया था। 1954 तक राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की जिम्मेदारी भारत के वित्त मंत्रालय की थी। तो भले ही स्थापना कर दी, लेकिन आपने काम ही नहीं दिया, तो काम करे कैसे? तो पहली बार सीएसओ को वित्त मंत्रालय की तरफ से काम शिफ्ट हुआ, और यही कारण है कि इसने पहला अनुमान कब लगाया? 55-56 के लिए। इसीलिए एक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। स्थापना 51 में हो गई, लेकिन इसने अनुमान पहला कब लगाया? 55-56। और जिन कागजों में, जिन डॉक्यूमेंट्स में, जिस फाइल पे राष्ट्रीय आय प्रिंट की गई थी, लिखी गई थी, उसको क्या उपमा दी गई थी? श्वेत पत्र। समझ में आ गई? तो नंबर नेक्स्ट, भारत का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। भारत का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है, लेकिन भारतीय कृषि क्षेत्र और भारत के बैंकिंग क्षेत्र, भारत के कृषि क्षेत्र और भारत के बैंकिंग क्षेत्र का वित्त वर्ष
1 जुलाई से अंतिम जून है, 1 जुलाई से अंतिम जून है। टू बी चेंज। देखो कभी आपने एक चीज महसूस की है क्या, आज तो चलो जमाना बदला है, लेकिन 17 से पहले और लगभग आज भी भारत की कोई भी नीति, जैसे विदेशी व्यापार नीति का टाइम पीरियड क्या होता है 5 साल, पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था 5 साल, तो जो भी नीतियां बनी उसका समय 5 साल क्यों निर्धारित किया गया? तो आजादी के बाद हमारे जो नीति निर्माता थे, हमारे जो अग्रज थे, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि प्रत्येक 5 वर्षों से जमाना बदल जाया करता है, आदमी का स्वभाव रुचि पसंद में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए हर नीति, हर जो योजना है वो कितने साल की बनाई गई। क्लियर है? लेकिन इस बात का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं रखा गया, यानी भारतीय संविधान में लिखित रूप में कहीं बात नहीं लिखी गई है कि कोई भी योजना 5 साल के लिए बनानी है। ये एक व्यवहारिक पक्ष था। और यहां पर ये चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, आपने 2 चीज सुनी है क्या, आधार वर्ष और चालू वर्ष, आधार वर्ष और चालू वर्ष। तो राष्ट्रीय आय का भी या प्रति व्यक्ति आय का आपसे क्वेश्चन पूछे आर्थिक समीक्षा और बजट में, तो यह क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाता है, वर्तमान में राजस्थान की चालू वर्ष की कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है और आधार वर्ष की कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। और डायरेक्ट तो यह क्वेश्चन भी है, वर्तमान में भारत का आधार वर्ष क्या है, 11-12 है। अब आधार वर्ष होता क्या है? तो जब देश आजाद हुआ तो राष्ट्रीय आय के बारे में भी यह महसूस किया गया कि राष्ट्रीय आय का जो आधार वर्ष है ना, वो हर 5 साल से बदल दिया जाएगा। लेकिन इसकी कोई सैद्धांतिक व्याख्या भी नहीं थी। तो एग्जैक्टली ही